हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आपके लिए आजीविका का आगे का पार्ट लेके आ गई हूँ, जो कि हमारे वीडियो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और तो हम पिछले क्लास में मनी योजना देख रहे थे, जो कि 2007 में स्टार्ट हुआ था। योजना का उद्देश्य क्या है? मनी योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कौशल विकास एवं संसाधनों के विदोहन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये स्टार्ट किया गया। और प्रावधान क्या है मनी योजना का? अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के ग्रामीणों को उद्योग प्रारंभ करने पर उद्यमियों को केंद्र सरकार द्वारा एक निश्चित राशि प्रदान किया करना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के ग्रामीणों को, ठीक है, उद्योग प्रारंभ करने पर उद्यमियों को केंद्र सरकार द्वारा एक निश्चित प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्रों में बुनकरों के लिए कौशल वृद्धि करना, ठीक है, कौशल का वृद्धि करना, हथकरघा उत्पादकों के लिए विविधीकरण, ठीक है, मतलब बहुत सारे टेक्निक पैदा करना, तथा हथकरघा उद्योगों के लिए बाजार उपलब्ध कराना, जिससे कि वो अपने सामान बेच सके। और इस योजना के अंतर्गत 100 प्रशिक्षित बुनकरों के लिए, ठीक है, जो 100 प्रशिक्षित बुनकर हैं उनको वित्तीय सहायता अधिकतम 3 लाख रुपए तक उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक 100 प्रशिक्षित बुनकरों को उपलब्ध इसमें कराया जाता है, दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो ये ग्रामीण विकास से संबंधित पूरे योजनाएं हैं, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, ग्राम उद्योग में रोजगार स्थापित करने के लिए ये होगा। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत ना ग्रामीण स्तर के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु ये प्रारंभ किया गया है। योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख रुपए तक बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, बैंक ऋण प्रदान किया जाता है अधिकतम 10 लाख तक ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत। इस योजना का लाभ ना 18 से 50 वर्ष के बेरोजगारों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कितना? 18 से 50 वर्ष तक के बेरोजगारों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कब बना था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो गठन इसका ना 20 जुलाई सन 2001 को हुआ। कब हुआ? 2001 को हुआ, 20 जुलाई सन 2001 को। और मुख्यालय ना इसका रायपुर में है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योग की इकाई स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। और कारीगरों, दस्तकारों एवं सूत काटने वाली जो महिलाएं होती हैं, उनको उन्नत तकनीकी के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना, ये इसका लक्ष्य है। कार्य क्या है इसका? विकास एवं संवर्धन में सहयोग एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ये इसका कार्य है। उद्यमी भावना को प्रोत्साहन करना, मतलब खुद का अपना कुछ नया प्लांट लगाया जा सके या फिर कुछ भी अपना खुद का किया जा सके, उद्योग लगाया जा सके। विभिन्न संयंत्र, मशीन और उपकरण प्रदान करना, कच्चे माल की आपूर्ति एवं विपणन में, मतलब बेचने में सहयोग प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का। इसके तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, है ना, जो कि राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित योजनाएं कार्यक्रम संचालित की जा रही हैं। पहला है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना करने में सहायता प्रदान करना है। प्रावधान योजना अंतर्गत परियोजना लागत राशि सेवा क्षेत्र हेतु 1 लाख रुपए। ठीक है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन हेतु सेवा क्षेत्र में अगर कोई रोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे खुद का अपना, जैसे कि टीचिंग वगैरह, डॉक्टरी वगैरह, तो 1 लाख रुपए तक राशि उपलब्ध कराई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। एवं विनिर्माण क्षेत्र में, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र मतलब कुछ बना रहे हैं, ठीक है, और कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें 3 लाख रुपए की राशि तथा अनुदान राशि की सीमा 35% है। अनुदान मतलब क्या होता है? अनुदान मतलब कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी मिलती है, तो वो 35% तक मिलेगी। ठीक है, तो लोन तो 1 लाख रुपए तक मिल जाएगा सेवा के लिए, उसके बाद विनिर्माण के लिए 3 लाख रुपए की राशि मिल जाएगी।
ठीक है। तथा अनुदान की राशि की सीमा ना 35% है, मतलब 35% जो भी मिलेगा उसमें से गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान दिया जाएगा, मतलब कि उसको वापस नहीं करना है, जिससे लाभार्थी द्वारा 5% स्वयं का अंशदान विनियोजित है। ठीक है, तो मतलब लाभार्थी भी अपना भी कुछ पैसा लगाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक से मिल गया लोन और गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया, वो लाभार्थी का खुद का भी कुछ पैसा होना चाहिए। तो जैसे कि अगर 1 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है हमको लोन के फॉर्म में, तो उसमें 5% मतलब 5,000 हमको खुद का लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वो उसमें से 35% मतलब 35,000 गवर्नमेंट की तरफ से हमको अनुदान मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का लक्ष्य है। और ये क्षेत्र में भी वैसे ही क्षेत्र में चालू हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए ही ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना करने में सहायता इसका लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत ना 25 लाख तक के लाभार्थी लागत की ग्रामोद्योग इकाइयाँ स्थापित करने पर मार्जिन अनुदान बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखो उसमें जो था ना, उसमें 1 लाख और 3 लाख था, लेकिन प्रधानमंत्री है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत ना ये केंद्र सरकार के तहत चलाई जा रही है। तो इसमें 25 लाख तक के परियोजना लागत की ग्रामोद्योग इकाइयाँ स्थापित करने पर इसमें रेट बढ़ा दिया। वहाँ पे सेवा क्षेत्र का 1 लाख था और बाकी विनिर्माण का 3 लाख था, लेकिन इसमें 25 लाख तक अगर बड़ा स्थापित करना है कुछ चीज़, ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें लागत ग्रामोद्योग इकाइयाँ स्थापित करने पर ना मार्जिन अनुदान है ना, वो बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। देखो इसमें प्रावधान क्या है, सामान्य पुरुष वर्ग को ना, जैसे अगर सामान्य है और पुरुष वर्ग है तो उसको भी तो रोज कुछ मतलब उसको भी कुछ अगर इस्टेब्लिश करना है तो उसको ना 25% उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब कि जो सब्सिडी होता है ना वो 25% उपलब्ध कराया जाएगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को ना 35% सब्सिडी उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर जैसे कि एग्ज़ाम्पल मान लो, अगर 1 लाख ले रहे हैं तो 25% मतलब 25,000 रुपये सामान्य पुरुष वर्ग को सब्सिडी मिल जाएगा। ठीक है, और अनुसूचित जाति, जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को 35,000 सब्सिडी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 25 लाख रुपए तक क्या हुआ जाएगा, पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्य वर्ग के पुरुष हितग्राही को परियोजना लागत का 10%, मतलब अगर सामान्य पुरुष वर्ग का हितग्राही है तो उसको अपना खुद का अंशदान भी देना होता है, जैसे हमने पुराने उसमें देखा था। ठीक है, ये मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में। तो इसमें सामान्य पुरुष वर्ग को ना अगर 1 लाख रुपए ले रहा है तो 10% का उसको खुद मतलब 10,000 उसको खुद का पैसा लगाना रहेगा। और अन्य जो रहेंगे ना, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं को, उनको 5,000, 1 लाख में 5,000 उनको खुद का पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब फिर मिलेगा। ठीक है, और जो लाभार्थी का जो चयन है ना वो जिला स्तर पर करा जाएगा। वो जिला स्तर पर जो कार्यबल होगा ना वो लाभार्थी का चयन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके कार्यालय की जो अध्यक्षता है ना वो जिला कलेक्टर करेगा। नेक्स्ट है कारीगर प्रशिक्षण योजना। क्या है, कारीगर प्रशिक्षण योजना, 1 मिनट, हाँ, कारीगर प्रशिक्षण योजना है नेक्स्ट। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत युवक युवतियों को स्वयं के रोजगार स्थापित करने में सहायता उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है। और इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत युवक युवतियों को ग्रामोद्योग स्थापना संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ग्रामोद्योग स्थापना संबंधी क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, कारीगर प्रशिक्षण योजना में। और ये कारीगरों लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, है ना, और सहायता दिया जाएगा, है ना, और बस यही है। खादी उत्पादन कार्यक्रम। अब देखो ये खादी के लिए होगा, तो उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को अंबर चरखा से सूत कताई का कार्य नियमित रूप से उपलब्ध कराना
है ना। तो ये इसका खादी उत्पादन के कार्यक्रम का लक्ष्य है। अब खादी के लिए चरखा जरूरी है, ठीक है, तो उसके लिए चरखा से सूत कताई का कार्य नियमित रूप से उपलब्ध कराना, महिलाओं के लिए खास करके, ठीक है। उत्पादन केंद्र क्या है, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इस कार्यक्रम हेतु 9 उत्पादन केंद्र संचालित हुए हैं, ठीक है। उत्पादन केंद्र, प्रोडक्शन केंद्र जहाँ पे ये बनता है, ठीक है, तो ये खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 9 केंद्रों का चयन किया गया है जहाँ से ये सब उत्पादन होता है, ठीक है। तो महिलाओं को अंबर चरखा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र, बांस कला केंद्र, ठीक है। शिल्प मतलब लकड़ी होता है, मैंने मतलब लकड़ी मतलब बांस का कुछ। इसमें क्या होगा कि छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने इसका गठन किया, मतलब इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। स्थान जगदलपुर बस्तर से चालू हुए हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र। प्रावधान क्या है, इस केंद्र के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुएं तैयार कर, है ना, कुछ कलात्मक जो वस्तुएं हैं उसको तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब प्रदेश के भीतर मतलब कि छत्तीसगढ़ के अंदर और छत्तीसगढ़ के बाहर की बिक्री, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है, ठीक है। तो जगदलपुर बस्तर में ही अभी ये चल रहा है बांस कला केंद्र, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र। और इसका लक्ष्य क्या है, 35 विभागीय रखा गया था, जिसके एवज में 35 विभागीय रोजगार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। 35 विभागीय रोजगार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र जो कि जगदलपुर बस्तर में ही चल रहा है और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ही इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। और इस केंद्र के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुएं तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर बिक्री, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। 35 विभागीय रखा गया है लक्ष्य, इसके एवज में 35 विभागीय रोजगार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार, ठीक है। तो अब ये भंडार है, ठीक है, उत्पादन केंद्र भी था, आपको पता होगा। अब ये भंडार है, तो भंडार कहाँ पे होता है ना, तो रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर में, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, मतलब बस्तर के जगदलपुर में ये भंडारित किया जा रहा है विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार। विक्रय भंडार मतलब कि यहाँ पे भंडार किया जा रहा है बिक्री होने के लिए, मतलब कि यहाँ से भंडार करके बेचा भी जा रहा है, ठीक है। तो इन विक्रय केंद्रों के माध्यम से खादी उत्पादन केंद्रों, बांस कला केंद्र एवं बोर्ड के माध्यम से लाभान्वित ग्रामोद्योग इकाइयों द्वारा उत्पादित सामग्रियों का विक्रय किया जा रहा है, ठीक है। भंडार है किया जा रहा है और विक्रय भी किया जा रहा है, कहाँ कहाँ से, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, बस्तर की जगदलपुर से, ओके। नेक्स्ट है कुंभकार टेराकोटा योजना। योजना प्रारंभ से अब तक, मतलब ये देखो टेराकोटा मतलब क्या होता है, मिट्टी होता है, और मिट्टी के जो बर्तन वर्तन के जो बनाते हैं वो बनता है उसको टेराकोटा कहा जाता है। तो अब यहाँ पे मिट्टी से संबंधित प्रोत्साहन किया जाएगा। योजना प्रारंभ से अब तक ना 1918 नग निःशुल्क विद्युत चाक का वितरण किया जा चुका है, ठीक है, विद्युत चौक का वितरण किया जा चुका है। और 5754 हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है टेराकोटा के कार्य से, ठीक है। तो 1918 नग निःशुल्क विद्युत चौक का वितरण किया जा चुका है और 5754 हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। नेक्स्ट है आवासीय प्रशिक्षण योजना। इसके तहत ना 377 माटी शिल्पियों को प्रशिक्षित किया गया है, 377 माटी शिल्पियों को प्रशिक्षित किया गया है। वहाँ पे टेराकोटा प्रोजेक्ट था, यहाँ पे भी आवासीय प्रशिक्षण योजनाएं माटी से रिलेटेड ही है, मतलब टेराकोटा से संबंधित है। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण अंतर्गत मई 2022 में 73 उस स्कूली कॉलेज के विद्यार्थियों को टेराकोटा का प्रशिक्षण दिया गया है। तो आवासीय प्रशिक्षण योजना, इस प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण दिया गया है 73 स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को और 377 माटी शिल्पियों को प्रशिक्षित किया गया है। नेक्स्ट है माटी शिल्पियों का प्रशिक्षण योजना। तो इस योजना के अंतर्गत ना 705 माटी शिल्पियों को प्रशिक्षित किया गया है, 705 माटी शिल्पियों को प्रशिक्षित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आजीविका और कौशल विकास से संबंधित अन्य योजनाएं देखते हैं। ठीक है, तो आजीविका और कौशल विकास से संबंधित योजनाओं में सबसे पहला है छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन। उद्देश्य क्या है? युवाओं को आय के अतिरिक्त अवसर प्रदान कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये इसका लक्ष्य है। अवसरों का जो सृजन है ना, राज्य और जिला की परिस्थिति के अनुसार होगा अवसरों का सृजन। ठीक है, रोजगार मिशन के अंतर्गत लक्ष्य क्या है? आगामी 5 वर्षों में, आने वाले 5 वर्षों में 10 से 15 लाख रोजगार के नए अवसर सृजन करना। ठीक है, 10 से 15 लाख रोजगार के नए अवसर सृजन करना, ये इसका लक्ष्य है छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का। ब्रांड छत्तीसगढ़ को बढ़ावा, छत्तीसगढ़ के उत्पादकों की प्रदर्शनियों का आयोजन, कोसा उत्पादन की बिक्री को बढ़ावा देना, पर्यटन संभावनाओं के विकास के लिए विशेष प्रचार अभियान करना, आईआईटी, आईआईएम तथा कृषि विश्वविद्यालयों से छत्तीसगढ़ के उत्पादकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शोध गतिविधियों का संचालन करना, नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के अंतर्गत युवाओं को आय के अतिरिक्त अवसर प्रदान कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये इसका लक्ष्य है। ओके, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना। ठीक है, पुरानी पेंशन योजना तो लगभग 3 लाख शासकीय कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य है। पुरानी पेंशन योजना, भारत सरकार नई पेंशन स्कीम ला चुका है ना, तो लेकिन छत्तीसगढ़ में वो नई पेंशन स्कीम लागू नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ ने बोला है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम योजना ही चलाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में डिफरेंस क्या है। तो देखो, अब यहाँ पे ना इसका लक्ष्य है पुरानी पेंशन योजना बहाल रखने का, मतलब लागू रखे रहने का। लगभग 3 लाख शासकीय कर्मचारियों में उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। एनपीएस वाले समस्त 3 लाख शासकीय कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते खुले। ठीक है, न्यूनतम मासिक पेंशन है 10,000 रुपये से अधिकतम 1 लाख रुपये तक। ठीक है, ये 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक पेंशन, इसकी पेंशन रहेगा। वैसे भी पेंशन तो अपनी जितना भी आप जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपको 1 लाख मिल रहा है जब आप रिटायर हो रहे हैं, तो 50,000 आपको पेंशन मिलेगा। सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि, ग्रेजुटी पेंशन, सारांशीकरण सहित आर्थिक लाभ प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य है। और 1 नवंबर 2004 या इसके पश्चात नियुक्त नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सदस्य भी होंगे लाभान्वित। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि 1 नवंबर 2004 के पहले जो है उनको पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी और उसके बाद वाले लोग को नई पेंशन स्कीम। बट अभी इसके बाद वाले भी जो पर्सन है उसको भी ये योजना, मतलब ये लाभ मिलेगा पुरानी पेंशन स्कीम का। देखो, तो अब देख लेते हैं पुरानी पेंशन स्कीम क्या थी। पुरानी पेंशन में पेंशन की पूरी गारंटी थी और पेंशन के लिए कोई वेतन से कटौती नहीं करी जाती थी। लेकिन नई पेंशन स्कीम में क्या था कि 10% वेतन से कटौती की जाएगी आपके पेंशन के लिए, और जो केंद्र सरकार जो है ना वो 14% देगा पैसा, और 10% की हर महीने आपके सैलरी से डिडक्ट कर दिया जाएगा। अंतिम मूल वेतन से 50% बनेगी पेंशन। ठीक है, मतलब पुरानी पेंशन में जो तुम्हारा जो भी था सैलरी, सपोज 1 लाख था जब आप रिटायर हो रहे थे, तो आपको 50% बनेगी सैलरी, मतलब 50,000 बनेगी। लेकिन अभी नई पेंशन स्कीम में क्या था, तो सेवानिवृत्ति पर वित्तीय बाजार के आधार पर मिलेगा पैसा। ठीक है, मतलब वित्तीय बाजार जो अभी कैसे चल रहा है, इन्फ्लेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपको पेंशन मिलेगा। मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का प्रावधान है। ठीक है, पुरानी पेंशन स्कीम में अगर मृत्यु हो गई तो परिवार को पेंशन मिलेगा। लेकिन नई पेंशन स्कीम के तहत ना एक मुश्त पैसा मिलेगा, और जमा पैसा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अगर जमा पैसा है तो उसको क्या करना है ये नहीं बताया गया था। ठीक है, तो पुरानी पेंशन स्कीम क्या था, पेंशन की पूरी गारंटी, और नई पेंशन में पेंशन की कोई गारंटी नहीं। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं, और नई पेंशन स्कीम में 10% काटा जाएगा आपके सैलरी से, ऐसा बोला गया है, और सरकार देगी 14%। ठीक है, अंतिम मूल वेतन से 50% बनेगी पेंशन।
जो अभी अंतिम मूल है उससे 50% पेंशन बनेगी, है ना, आधा पैसा। और ये नई पेंशन स्कीम में क्या है, सेवानिवृत्ति पर वित्तीय बाजार के आधार पर पैसा मिलेगा, मतलब उस समय क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। और मृत्यु के बाद ना परिवार को पेंशन का प्रावधान पुरानी पेंशन स्कीम में, और नई पेंशन स्कीम में एक मुश्त पैसा मिलेगा एक साथ, और जमा पैसों को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी। तो इस तरीके से पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।